गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, हमने वोटिंग के चारों तरह के जो टाइप्स थे सेक्शन 110 तक हमने पढ़ लिए थे। अगला बेटा सेक्शन आता है हमारे पास, सेक्शन 111। बहुत सिंपल सा सेक्शन है, सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन। क्या मतलब है बेटा, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। सेक्शन 111 ये है आपका सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन। सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन। बेटा कंसेप्ट समझना। बेटा एक बार बताओ, जो मीटिंग होती है, मेंबर्स की जो मीटिंग होती है, बेटा आपको पता है उस मीटिंग में अलग अलग विषयों पे चर्चा होती है। बेटा मतलब अलग अलग तरह के रेजोल्यूशंस पास होते हैं बेटा, है ना। मीटिंग में अलग अलग मुद्दों पे चर्चा होती है बेटा, रेजोल्यूशंस पास होते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं बेटा, किन मुद्दों पे बात होनी है, किन विषयों पे चर्चा होनी है, कौन से रेजोल्यूशंस टेकअप करे जाएंगे मीटिंग में, एजेंडा क्या होगा, वो बेटा डिसाइड कौन करता है? वो रेजोल्यूशंस प्रपोज कौन करता है बेटा? मीटिंग का एजेंडा क्या होगा, मीटिंग में किस विषयों पे बात करनी है, कौन से मुद्दों पे चर्चा करनी है, डिसाइड कौन करता है बेटा? बेटा वो डिसाइड करता है आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ये काम होता है डिसाइड करना एजेंडा ऑफ मीटिंग। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एजेंडा डिसाइड करते हैं बेटा, मीटिंग का एजेंडा क्या होगा, कौन से मुद्दों पे चर्चा होनी है, कौन से रेजोल्यूशंस किन रेजोल्यूशंस पे डिस्कशन होता है बेटा, ये बोर्ड डिसाइड करता है। पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है। मैं अब आपसे एक बात करता हूं बेटा, क्या क्या मेंबर्स के पास, क्या मेंबर्स के पास, कंपनी के मेंबर्स के पास, शेयर होल्डर्स के पास, क्या बेटा ये राइट है, क्या ये राइट है कि वो कंपनी को प्रपोज कर पाए रेजोल्यूशंस? बेटा वैसे रेजोल्यूशंस कौन डिसाइड करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैं कह रहा हूं क्या मेंबर्स के पास ये राइट है कि वो मीटिंग का एजेंडा डिसाइड कर पाए? क्या उनके पास ये राइट है कि कौन से रेजोल्यूशंस पे डिस्कशन करा जाना है, किन मुद्दों पे चर्चा होनी है, एजेंडा क्या होगा, किस तरह का बिजनेस मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा? कौन डिसाइड करता है बेटा? बोर्ड। बट क्या मेंबर्स के पास ये राइट है कि वो डिसाइड कर पाए कि कौन से मुद्दों पे चर्चा करनी है बेटा? बेटा कई बार क्या होता है ना, सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जनरली बेटा सारे कॉस्ट अकाउंट्स में सपोज क्वेश्चन को सॉल्व करने के शॉर्टकट आपको कौन बताता है? टीचर बताएगा बेटा, मैं बताऊंगा। लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है कि हो सकता है कोई शॉर्टकट मेरे दिमाग में ना आए, आपके दिमाग में आ जाए बेटा, तो आप भी तो मुझे बता सकते हो ना। तो वैसे बताओ, एजेंडा बेटा कौन डिसाइड करता है? बोर्ड। बट क्या मेंबर्स के पास ये राइट है कि वो डिसाइड कर पाए कि मीटिंग में कौन सा रेजोल्यूशन टेकअप किया जाएगा? हाँ बेटा, ये राइट उनको दिया गया है, ये राइट उनको दिया गया है। रेजोल्यूशन कौन सा पास होना है, ये राइट उनको दिया गया है अंडर सेक्शन 111। तो अंडर सेक्शन 111 हम इसी राइट की बात करेंगे। मेरे ख्याल से बेटा यहां तक समझ आया है। कॉपी करो पहले से।
लेकिन बेटा सेक्शन 111 एक बात कहता है कि मेंबर्स, सेक्शन 111 क्या कहता है कि मेंबर्स अगर कोई रेजोल्यूशन पास करवाना चाहते हैं ना, तो उन्हें कंपनी को एक रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। अगर मेंबर्स कोई रेजोल्यूशन पास करवाना चाहते हैं जनरल मीटिंग में, तो कंपनी को एक रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी कि हम इस मुद्दे पे भी चर्चा करना चाहते हैं जनरल मीटिंग में, और आपकी रिक्वेस्ट को कंसीडर किया जाएगा। अब मैं आपसे एक बात और छोटी सी करता हूं बेटा, मैं रिलायंस का शेयर होल्डर हूं, मेंबर हूं। पता है मैं रिलायंस के बेटा कितने शेयर्स होल्ड करता हूं? एक। आउट ऑफ रिलायंस में तो बेटा लाखों करोड़ों शेयर्स होंगे, उसमें से मेरी होल्डिंग उस कंपनी में एक शेयर की है, विच इज 0.00001% समवेयर। तो क्या बेटा मैं भी अपने मन का रेजोल्यूशन पास करवा सकता हूं जनरल मीटिंग में? क्या मैं भी प्रपोज कर सकता हूं कि ये रेजोल्यूशन मीटिंग में मूव किया जाए? मेरे पास भी राइट है? नहीं बेटा, आप तो बहुत छोटे शेयर होल्डर हो कंपनी के, आपकी होल्डिंग तो कंपनी में बहुत कम है, आपको ये राइट नहीं मिलेगा। तो कौन से मेंबर्स के पास राइट है जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशंस मूव करवाने का? उन्होंने कहा ये राइट किसके पास होगा? बेटा कंपनी दो तरह की होती है, विद शेयर कैपिटल एंड विदाउट शेयर कैपिटल। कंपनी दो है, विद शेयर कैपिटल एंड विदाउट शेयर कैपिटल। ठीक है, अगर तो बेटा कंपनी विद शेयर कैपिटल है तो ये राइट किनके पास है? मेंबर्स होल्डिंग मोर देन इक्वल टू 10% शेयर कैपिटल। यानी बेटा कंपनी में आपकी होल्डिंग 10% या उससे ज्यादा की होनी चाहिए, तभी आपका मनचाहा रेजोल्यूशन बेटा जनरल मीटिंग में मूव किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। और अगर कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल है तो उस केस में किनके पास राइट है? मेंबर्स होल्डिंग मोर देन इक्वल टू 10% वोटिंग पावर। उस केस में बेटा शेयर कैपिटल तो है नहीं, तो वोटिंग पावर। तो मतलब आपकी होल्डिंग कंपनी में बेटा ज्यादा होनी चाहिए, कम से कम 10% की। अगर मैं एक शेयर होल्ड करता हूं आउट ऑफ से 1 करोड़ शेयर्स, तो मेरी होल्डिंग तो 0.00001% है बेटा। तो मेरे पास राइट नहीं है मनचाहा रेजोल्यूशन मूव करने का बेटा। बट जिनकी होल्डिंग कंपनी में 10% या उससे ज्यादा की है, उनके पास राइट है कि वो अपना मनचाहा रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में मूव कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? समझ आ रहा है? अच्छा, अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मेंबर्स ने ये जो रिक्वेस्ट दी है ना अपना रेजोल्यूशन मूव करने की, ये रिक्वेस्ट राइटिंग में होनी चाहिए, लिखित होनी चाहिए, और जो रिक्वेस्ट करने वाले हैं मेंबर्स, उनका सिग्नेचर होना चाहिए बेटा। तो राइटिंग होना चाहिए, इन राइटिंग होनी चाहिए, और स्टैम्प्ड साइंड होनी चाहिए। ठीक है, प्लस उन्होंने कहा इस रिक्वेस्ट के साथ आपको कंपनी के पास कुछ फीस भी जमा करवानी पड़ेगी। मैंने पूछा कितनी फीस जमा करानी पड़ेगी? तो कंपनीज एक्ट कहता है जितनी फीस कंपनी इंकर कर रही है उस रेजोल्यूशन को मूव करने के लिए, उतनी फीस आपको इस रिक्वेस्ट के साथ जमा करवानी पड़ेगी। कितनी फीस बेटा? जितनी फीस कंपनी इंकर कर रही है उस रेजोल्यूशन को मूव करवाने में, उतनी फीस। ठीक है, फिर मैंने पूछा ये रिक्वेस्ट कहां पर जमा होनी है?
कंपनी के बेटा रजिस्टर्ड ऑफिस में ये रिक्वेस्ट जमा होनी है। तो बात समझ आ रही है बेटा? पहले हमने बात करी रिक्वेस्ट कौन जमा करवा सकता है, कौन जमा करवा सकता है। वो रिक्वेस्ट राइटिंग होनी चाहिए, साइंड होनी चाहिए, उसके साथ फीस जमा करनी पड़ेगी। कहां पर जमा होगी? रजिस्टर्ड ऑफिस में। प्लस बेटा ये रिक्वेस्ट कब तक जमा करानी है, डिपॉजिट करने की टाइम लिमिट क्या है, ये रिक्वेस्ट कब तक जमा करानी है। एक बात तो क्लियर है ना बेटा, आप रेजोल्यूशन को मूव करना चाहते हो जनरल मीटिंग में, तो ऑब्वियस सी बात है जनरल मीटिंग होने से पहले ही रिक्वेस्ट जमा करवाओगे ना रेजोल्यूशन मूव करने की, तभी तो रेजोल्यूशन मूव किया जाएगा। बात समझ आई? तो आपको रिक्वेस्ट कब तक देनी है बेटा? जीएम से पहले, जनरल मीटिंग से पहले बेटा। कितना पहले? तो यहां पर कंपनीज एक्ट कहता है कि अगर आपकी रिक्वेस्ट है रिगार्डिंग रेजोल्यूशन, मतलब आप कोई रेजोल्यूशन पास करवाना चाहते हो, आप कोई रेजोल्यूशन मूव करवाना चाहते हो, तो आपको रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी एट लीस्ट 6 वीक्स बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। मतलब जनरल मीटिंग से बेटा 6 हफ्ते पहले आपको रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी उस रेजोल्यूशन की जो आप जनरल मीटिंग में मूव करवाना चाहते हो। लेकिन अगर आप कोई रेजोल्यूशन मूव नहीं करवाना चाहते हो, बल्कि आप कोई स्टेटमेंट सर्कुलेट करवाना चाहते हो, आप कोई स्टेटमेंट सर्कुलेट करवाना चाहते हो, अपनी कोई बात कहना चाहते हो, कोई पक्ष रखना चाहते हो, रेजोल्यूशन में मूव नहीं करवाना चाहता हूं मैं, अपनी कोई दिल की बात मैं मेंबर्स के सामने कहना चाहता हूं जो मुझे लगता है, तो उस केस में बेटा आपको डिपॉजिट करनी पड़ेगी रिक्वेस्ट एटलीस्ट 2 वीक्स बिफोर डेट ऑफ जनरल मीटिंग। तो रेजोल्यूशन मूव करवाना चाहते हो तो 6 हफ्ता पहले, कोई स्टेटमेंट सर्कुलेट करवाना चाहते हो तो 2 हफ्ता पहले। लो बेटा, सिंपल सी बात थी। कॉपी करो यहां तक, फिर मैं आपको रीडिंग करवाता हूं। कॉपी कर लो बच्चे, पढ़े। अब देखो, अब क्या कह रहा है सेक्शन 111, मेंबर्स एलिजिबल टू मेक रेक्विजिशन। बेटा रेक्विजिशन को शॉर्ट में हम रिक्वेस्ट कहते हैं। तो कौन मेंबर्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किनके पास रिक्वेस्ट करने का राइट है, किनके पास रेजोल्यूशन को मूव करवाने का राइट है बेटा? अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो मेंबर्स होल्डिंग, ये बेटा अप टू मिसप्रिंट है, मोर देन इक्वल टू 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। और अगर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो मेंबर्स होल्डिंग मोर देन इक्वल टू 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। तो कम से कम कंपनी में आपकी 10% की होल्डिंग होनी चाहिए, तभी आपके पास रिक्वेस्ट देने का राइट है, रेजोल्यूशन को मूव करवाने का राइट है। अच्छा, लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर अ वैलिड रेक्विजिशन। बेटा रेक्विजिशन, जो रिक्वेस्ट आपने दी है वो राइटिंग और साइंड होनी चाहिए बाय द रेक्विजिशनिस्ट। प्लेस ऑफ डिपॉजिट, कहां पर जमा करवानी है बेटा? रजिस्टर्ड ऑफिस में। साथ में बेटा फीस भी जाएगी। कितनी फीस? जितनी फीस कंपनी इंकर करेगी उस रेजोल्यूशन को मूव करने में, और सम रीजनेबली सफिशिएंट टू मीट
कंपनीज एक्सपेंसेस मस्ट बी डिपॉजिटेड बाय द रेक्विजिशनिस्ट अलोंग विद द रेक्विजिशन। तो जितना खर्चा कंपनी को आने वाला है उस रेजोल्यूशन को मूव करवाने में, उतना पैसा रेक्विजिशनिस्ट को अपनी जेब से जमा करवाना पड़ेगा। कंपनी इंकर नहीं करेगी बेटा। कब तक जमा करवानी है बेटा रिक्वेस्ट? अगर तो रेजोल्यूशन से रिलेटेड है तो request shall be valid only if deposited at least 6 weeks before the date of AGM। तो AGM से 6 हफ्ता पहले कम से कम आपको वो रिक्वेस्ट जमा करवानी पड़ेगी, अगर वो रिक्वेस्ट रेजोल्यूशन को मूव करवाने से रिलेटेड है। लेकिन यहां पर एक बात है बेटा, however if after the requisition is deposited with the company and AGM is called on a date within 6 weeks, the requisition shall be deemed to have been properly deposited। मैं आपको एग्जांपल देता हूं बेटा, ये देखो, ठीक है बेटा, ये फाइनेंशियल ईयर 1920 है सपोज, या 2021, 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21, सपोज अज्यूम करो। रेक्विजिशनिस्ट जो थे ना, जो रिक्वेस्ट डालना चाहते थे, उन्होंने कंपनी से पूछा कि हाँ एक बार बताओ आप जनरल मीटिंग कब करोगे? तो कंपनी ने कहा हर साल हम सितंबर में ही करते हैं, ठीक है, 15 सितंबर के आसपास। तो हम 15 सितंबर के आसपास जनरल मीटिंग करेंगे। 15 सितंबर के आसपास हम जनरल मीटिंग करेंगे। तो बेटा एक बार बताओ, जो मेंबर्स हैं उनको बेटा रिक्वेस्ट कब तक जमा करवा देनी है बेटा? 15 सितंबर से कम बेटा 6 हफ्ता पहले, 6 वीक्स पहले। तो अगर मैं एक हिसाब लगाऊं मोटा मोटा, तो 6 हफ्ते मतलब बेटा 42 डेज हो गए। तो अगर मैं 15 सितंबर में 42 डेज माइनस करूं, मोटा मोटा कह रहा हूं, 15 दिन सितंबर के, 31 दिन अगस्त के, तो ये टोटल 46 होते हैं। तो मेरे ख्याल से बेटा समवेयर शायद ये 4 या 5 अगस्त आएगा, 4 अगस्त। तो इसका मतलब आपको रिक्वेस्ट 4 अगस्त तक जमा करवा देनी है बेटा। 4 अगस्त और 15 सितंबर में काउंट करोगे तो 42 डेज आ जाएंगे, मोटे मोटे मैंने कराए। तो इसका मतलब 4 अगस्त तक आप रिक्वेस्ट जमा करवा देना। अब रेक्विजिशनिस्ट ने बेटा क्या करा, उन्होंने तो जुलाई में ही बेटा, जुलाई में ही 15 जुलाई तक उन्होंने बेटा रिक्वेस्ट जमा करवा दी। यह है लास्ट डेट, मतलब 4 अगस्त तक रिक्वेस्ट आ जानी चाहिए बेटा, लेकिन उन्होंने तो 15 जुलाई को ही जमा करवा दी बेटा रिक्वेस्ट। पॉइंट बताओ क्लियर हुआ? अब बेटा कंपनी ने क्या करा, सुनो, कंपनी ने क्या करा बेटा, कंपनी ने ना जनरल मीटिंग 15 सितंबर को होल्ड करी ही नहीं। कंपनी ने क्या करा बेटा, कंपनी ने जनरल मीटिंग 16 अगस्त को होल्ड करी बेटा जनरल मीटिंग। कब होल्ड कर दी? 16 अगस्त को। बोला था 15 सितंबर को होल्ड करेंगे, तो उन्होंने 15 जुलाई तक जमा करवा दिया, 42 डेज पहले जमा करवा दिया बेटा। लेकिन जनरल मीटिंग 15 सितंबर की जगह 15 अगस्त को होल्ड कर दी। अब बताओ इन दोनों डेट्स में क्या बेटा 42 डेज का गैप है? नहीं बेटा, 42 डेज का गैप नहीं है, 6 वीक्स का गैप नहीं है। तो क्या ये रिक्वेस्ट वैलिड होगी या इनवैलिड? बेटा वैलिड माना जाएगा, क्योंकि बेटा रेक्विजिशनिस्ट ने तो 6 वीक्स पहले ही जमा करवाई थी, बट कंपनी ने जनरल मीटिंग अपनी ड्यू डेट से पहले रख दी बेटा। तो याद रखना उस रिक्वेस्ट को वैलिड माना जाएगा। ये तो हो गया रेजोल्यूशन के केस में। और अगर बेटा मेंबर्स कोई स्टेटमेंट सर्कुलेट करवाना चाहते हैं, कोई रेजोल्यूशन नहीं मूव करवाना चाहते, अपनी कुछ बात कहना चाहते हैं, तो उन्हें रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी 2 वीक्स
बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। और बेटा अगर मैं अगली पार्ट की बात करूं ना, राइट ऑफ रेक्विजिशनिस्ट अंडर सेक्शन 111, तो आपने पढ़ा है बेटा, इस सेक्शन ने आपको दो राइट दिए हैं बेटा। कौन कौन से दो राइट? आप अपना मन चाहा रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में मूव करवा सकते हो, और आप कोई स्टेटमेंट अगर सर्कुलेट करवाना चाहते हो तो वो भी आप करवा सकते हो। तो दो राइट हैं सेक्शन में आपके, एक आप रेजोल्यूशन मूव करवा सकते हो, प्लस आप अपनी कोई स्टेटमेंट सर्कुलेट करवा सकते हो। तो रेजोल्यूशन प्रपोज कर सकते हो आप, और आप अपनी कोई स्टेटमेंट सर्कुलेट करवा सकते हो। ये आपके राइट हैं बेटा, रेक्विजिशनिस्ट के राइट अंडर सेक्शन 111। अब सुनो, चेक ऑन अब्यूज ऑफ सेक्शन 111। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना बेटा, बेटा ध्यान से सुनना। ये आर मतलब रेक्विजिशनिस्ट, ये कंपनी है बेटा। अब क्या हुआ, रेक्विजिशनिस्ट ने कंपनी के पास एक रिक्वेस्ट डाली कि हम ये रेजोल्यूशन हम जनरल मीटिंग में मूव करवाना चाहते हैं, या फिर हम ये स्टेटमेंट जनरल मीटिंग में सर्कुलेट करवाना चाहते हैं। रेक्विजिशनिस्ट ने बेटा रिक्वेस्ट डाली कंपनी को। अब बेटा कंपनी को क्या लगता है, कंपनी को क्या लगता है कि जो रिक्वेस्ट रेक्विजिशनिस्ट ने डाली है ना, वो अनड्यू पब्लिसिटी गेन करने के लिए है। ये रेक्विजिशनिस्ट कुछ नहीं, जबरदस्ती की पब्लिसिटी, जबरदस्ती का एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं बेटा। कंगना रनौत बेटा वो यही तो करती है, कुछ नहीं, नीडलेस पब्लिसिटी। वो पब्लिसिटी गेन करना चाहते हैं बेटा, या फिर किसी पर्सन को वो डिफेम करना चाहते हैं। अगर कंपनी को डिफेम मतलब उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं बेटा। अगर कंपनी को ऐसा लगता है तो कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक एप्लीकेशन फाइल कर सकती है, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा रेक्विजिशनिस्ट को कहेगी कि ऐसा रेजोल्यूशन मूव नहीं किया जाएगा जनरल मीटिंग में, ऐसी स्टेटमेंट सर्कुलेट नहीं करी जाएगी जनरल मीटिंग में, क्योंकि इसका पर्पस जबरदस्ती की पब्लिसिटी लेने का है या किसी को डिफेम करने का इसका मोटिव है। और बेटा मैं एक बात बता दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आपने एप्लीकेशन फाइल करी बेटा कंपनी ने, तो जरूर बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट को कंपनी ने कोई फीस भी पे करी होगी। इवन बेटा इस फीस का रीइंबर्समेंट भी रेक्विजिशनिस्ट को ही करना पड़ेगा कंपनी को। तो कंपनी की जेब से फीस गई एप्लीकेशन फाइल करने में, रेक्विजिशनिस्ट कंपनी को उस फीस का क्या पे करेंगे बेटा, रीइंबर्समेंट पे करेंगे। रीइंबर्समेंट, रेक्विजिशनिस्ट कंपनी को उस फीस का रीइंबर्समेंट भी पे करेंगे, ठीक है। और लास्ट बात आती है इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट। द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 25,000। तो अगर कंपनी ने या कंपनी के किसी ऑफिसर ने इस सेक्शन के प्रोविजंस का उल्लंघन किया तो उसके ऊपर पेनल्टी ठोक दी जाएगी बेटा। कितने रुपए की? फ्लैट 25,000 रुपए की पेनल्टी। यह आपका छोटा सा सेक्शन था बेटा 111। तो बेटा बेसिकली ना कंपनी को क्या लग रहा है, कंपनी को लग रहा है कि आप सेक्शन 111 के प्रोविजंस का गलत फायदा उठा रहे हो, मतलब आप अब्यूज कर रहे हो सेक्शन 111 को।
गवर्नमेंट ने आपको जो राइट दिया है उस राइट का आप नाजायज फायदा उठा रहे हो पब्लिसिटी लेने के लिए या किसी को डिफेम करने के लिए। ठीक है बेटा, ये आपका सेक्शन 111। दो मैं और करा रहा हूं आपको इस लेक्चर में, छोटे छोटे दो सेक्शंस। सेक्शन 112 और 113, ये दोनों सेक्शंस रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर हैं। क्या कहते हैं? बहुत सिंपल। पहले सेक्शन 112 की बात करता हूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। तो 112 में किसके रिप्रेजेंटेटिव कवर्ड हैं? प्रेसिडेंट और गवर्नर का रिप्रेजेंटेटिव कवर्ड है बेटा। देखो क्या कह रहा है, इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट इज अ मेंबर इन एनी कंपनी, ही में ऑथराइज सच पर्सन as he thinks fit to act as his representative at any general meeting or class meeting of such company। सिंपल बेटा, उन्होंने कहा अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या किसी स्टेट का गवर्नर किसी कंपनी का मेंबर है, ठीक है, तो बेटा प्रेसिडेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो कंपनी की जनरल मीटिंग्स को अटेंड करे या वो कंपनी की क्लास मीटिंग्स को अटेंड करे। प्रेसिडेंट या गवर्नर के लिए बेटा पॉसिबल कहाँ है कि वो मीटिंग्स को अटेंड करे, इतना टाइम ही कहाँ है। तो ये लोग क्या करते हैं, प्रेसिडेंट और गवर्नर क्या करते हैं, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर देते हैं जो उनके बिहाफ पे मीटिंग्स को क्या करता है, अटेंड करता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा a person appointed as a representative is entitled to exercise the same rights and powers as if he were the member of the company। तो उन्होंने कहा जो रिप्रेजेंटेटिव है ना प्रेसिडेंट का या गवर्नर का, उसके पास हर वो राइट होगा, हर वो पावर होगी जो एक मेंबर के पास होती है। सिंपल, सेक्शन 112। अब सेक्शन 113 क्या कहता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉरपोरेशंस एट मीटिंग ऑफ द कंपनी। बेटा यहां पर हम बात कर रहे हैं कॉरपोरेशंस के रिप्रेजेंटेटिव की। कॉरपोरेशंस मतलब किसी बॉडी कॉरपोरेट के रिप्रेजेंटेटिव की, हम किसी बॉडी कॉरपोरेट के रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहे हैं। तो बेटा इस सेक्शन में हम बॉडी कॉरपोरेट के रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहे हैं। तो यहां पर भी वही बात है बेटा, सपोज कोई बॉडी कॉरपोरेट में बेटा कौन कौन आ जाता है, एलएलपी, कंपनीज, ये सब बॉडी कॉरपोरेट है बेटा। तो उन्होंने कहा अगर कोई बॉडी कॉरपोरेट किसी कंपनी में मेंबर है या किसी कंपनी में क्रेडिटर है या किसी कंपनी में डिबेंचर होल्डर है, तो वो बॉडी कॉरपोरेट अपना एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकती है जो बॉडी कॉरपोरेट के बिहाफ पे कंपनी की मीटिंग्स को क्या करेगा, अटेंड करेगा। बेटा अगर जनरल मीटिंग, अगर बॉडी कॉरपोरेट मेंबर है तो वो रिप्रेजेंटेटिव जनरल मीटिंग या क्लास मीटिंग अटेंड करेगा। अगर बॉडी कॉरपोरेट क्रेडिटर है तो वो मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स को अटेंड करेगा। अगर बॉडी कॉरपोरेट डिबेंचर होल्डर है तो वो मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर्स को अटेंड करेगा। और उसके पास हर वो राइट होगा जो बॉडी कॉरपोरेट के पास है। तो जो बॉडी कॉरपोरेट के पास राइट है, हर वो राइट उस रिप्रेजेंटेटिव के पास भी होगा। यह आपका सेक्शन 113। मेरे ख्याल से बेटा क्लियर हुआ सबको, पक्का? चलो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। टिल देन